हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को मेरे प्यारे दोस्त प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2021 और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं। आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ना बैठें तो कलम कॉपी के साथ बैठें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो आपके लिए खास होता है। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। किस जनवरी को? 4 जनवरी को। अब 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाए जाने का क्या कारण है? तो 4 जनवरी को ही ब्रेल लिपि के खोजकर्ता लुईस ब्रेल का क्या है? जन्मदिन होता है ना। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये फ्रांस के थे। ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे? फ्रांस के थे। इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और ब्रेल लिपि होता क्या है? तो ब्रेल लिपि जो होता है, क्या होता है? डॉट 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 ऐसे करके डॉट 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 आकार का एक लिपि है जिसे अंधे लोग आसानी से, मतलब जिनको दिखने, जिनके आँख से देखा नहीं जा सकता है, जिन्हें आँख, है ना, तो वो जो है ऐसे ऐसे छू कर इसको स्पर्श कर करके पता कर लेते हैं कि कौन सा ये अक्षर है। तो इस तरह से 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आप जरूर याद रखिए। कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। आप हाल ही में आपको यह भी पता है कि 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में, है ना, 1 जनवरी 1958 को। तो 63वां जन्मदिन भी मनाया। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि CISF के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो CISF कहने का मतलब सेंट्रली, है ना, कौन बनाए गए CISF के? तो ये बनाए गए सुएद जायसवाल बनाए गए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो ये जो थे, ये कहाँ के थे? तो ये यूपी के लगभग 1986 कैडेट के IAS ऑफिसर है, IPS, है ना। उन्हीं को CISF का क्या बनाया गया? महानिदेशक। अब CISF की बात आई है तो CISF के बारे में जितनी सारी बातें हैं हम लोग करेंगे। CISF की स्थापना कब हुई? तो CISF की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1969 ईस्वी में। CISF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली है। हेडक्वार्टर के बारे में यदि बातें करें तो असम राइफल्स को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेज, पुलिस फोर्स जो होता है इंडिया का, सारे के सारे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। ये तो आप जरूर याद रखिए। चलिए, तो हम अब बात करते हैं कुछ स्पेशल बातें। क्या है? तो भारत में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास 7 प्रकार के, कितने? 7 प्रकार के CAPF है। CAPF कहने का मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कौन कौन है? आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए, पहला है जिसको कहते हैं असम राइफल्स। और असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? ये भी सुनते चलिए। 1835 में। 1835 ईस्वी में असम राइफल्स की स्थापना हुई। दूसरा कौन है? दूसरा की बात करें तो दूसरा है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। अभी हमने बताया कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ होता है? कहाँ? शिलोंग। और BSF का मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली। बाकी सारे का मुख्यालय दिल्ली ही होगा। चलिए, तीसरा कौन है? तो तीसरा है CRPF। क्या है?
सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो 1939 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चौथा कौन है? चौथा है सीआईएसएफ। पांचवा कौन है? सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? तो सीआईएसएफ की स्थापना लगभग 1969 में, है ना। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुआ। तो अब इसके बाद कौन है? आईटीबीपी। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? भारत चीन युद्ध के समय 1962 ईस्वी में, है ना। इसके बाद एनएसजी छठा है। एनएसजी की स्थापना कब हुई? तो 1984 में। सेवेंथ कौन है? तो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना कब हुई? तो एसएसबी की स्थापना हुआ 1963 में। तो जरूर याद रखें एक बार और भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। भारत इंडियन गवर्नमेंट के पास 7 प्रकार के सीएफएफ हैं, सीएपीएफ हैं, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। कौन कौन है? तो असम राइफल्स की स्थापना, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी, 7 तरह के सीएपीएफ हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? तो किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? तो आप में से बहुत सारे लोग लगाएंगे इस प्रश्न का सही जवाब पाकिस्तान, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब है। इस प्रश्न का सही जवाब कौन होगा? अमेरिका। मलाला यूसुफजई जरूर है पाकिस्तान के, लेकिन इनके नाम पर छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश ने पारित किया? अमेरिका ने, है ना। अब जानते हैं कि 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ, है ना, नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को दिया गया था, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है तालिबान के खिलाफ वहाँ के शिक्षा में अहम भूमिका निभाए थे, तो बहुत सारे इस पर कष्ट भी आया था। तो इन सारी बात को देखते हुए उनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार, और सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली महिला है। चलिए अब बात करते हैं क्यों शुरू किया अमेरिका। तो अमेरिका का कहना है ये 50% छात्रवृत्ति देगी, स्कॉलरशिप देगी। किस लिए? तो पाकिस्तान में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50% का छात्रवृत्ति योजना, है ना। मतलब उसको पढ़ने के लिए 50% जितना भी खर्च आएगा एक पढ़ाई करने में, उस पर मतलब हाई लेवल की जो भी पढ़ाई होगी उस पर जितना भी खर्च आएगा, तो उसका 50% अमेरिका में ने देने का घोषणा किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अमेरिका होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है टेस्ला ने कहाँ पर 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला दुनिया का सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन लॉन्च किया? तो कहाँ पर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है चीन के शंघाई प्रांत में। शंघाई में क्या होता है? ये चार्जिंग पॉइंट्स क्या होता है? आप सबसे पहले जानिए कि टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है। किसका है? एलन मस्क की कंपनी है ना। और ये 72 चार्जिंग पॉइंट्स, ये क्या होता है? तो आप जानते हैं कि अभी हाल के दिनों में इलेक्ट्रिक वाहन का महत्व बढ़ते जा रहा है ना। इलेक्ट्रिक वाहन बहुत सारे निकल रहे हैं, तो इसलिए कि मतलब पेट्रोल डीजल के वाहन को कम करने का सरकार का मिशन है, तो इलेक्ट्रिक वाहन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, चूँकि प्रदूषण पैदा नहीं करता है। तो 72 चार्जिंग स्टेशन क्या हुआ? जैसे आपके घरों में बोर्ड है और बोर्ड में लगाकर आप अपना चार्जर मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो उसी प्रकार से इन गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए 72 चार्जिंग पॉइंट्स बनाया गया है। मतलब जा करके 72 गाड़ियाँ एक बार में वहाँ पर अपना गाड़ी को चार्ज कर सकता है। एक बार चार्ज करने के बाद ही गाड़ी चलती है। तो 72 चार्जिंग पॉइंट्स बनाया है। भारत में भी इसे लाने की अभी योजना है, बातें चल रही है। देखिए बहुत ही जल्द भारत में भी इसका एंट्री होगा। तो इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चीन, शंघाई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है ना। किया गया है, तो कहाँ किया गया?
तो ये किया गया दोबारा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन आप जानते हैं। यहाँ पर कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, और सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। सारे लोग को यही कहा गया है कि कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है, और ज़रूरी काम के लिए, है ना, ज़रूरी काम के हिसाब से ही आपको बाहर जाना है। तो जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, है ना, ये ध्यान रखना है, और हम लोग को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए, ब्रिटेन आया है बात, तो ब्रिटेन की बात करते हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को ही सबसे पहले कोरोना हुआ था। ये अच्छी बात है कि प्रश्न और मिल गया। साथ ही साथ अब देखिए 26 जनवरी 2021 को बोरिस जॉनसन जो थे भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आने थे। तो ये अपना निमंत्रण स्वीकार उस समय कर लिए थे, लेकिन अभी जो है ये नहीं आने की स्थिति में है, मतलब इनका दौरा रद्द हो गया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री से बात करके वो आने पर दुख जताए हैं, खेद जताए हैं। अब चलिए, उनका कहना है कि ब्रिटेन में कोरोना महामारी लगातार बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए मैं यहीं रहकर इस पर अपना चिंतन मनन करूं कि कैसे इसको रोका जा सके, इसके लिए क्या क्या किया जा सके। तो इन सभी बात को लेकर के ये आने से मना कर दिए। तो इनका यात्रा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए, कोरोना आया है तो कोरोना के बारे में हम लोग बातें करते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत के, है ना, चीन में ही कोरोना आया था, और इस तरह से 3 मार्च 2020 ईस्वी को WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। कोरोना को विश्व महामारी घोषित किया था, वैश्विक महामारी, है ना। इसके बाद भारत में पहला बार कोरोना कहाँ आया? तो केरल राज्य में। ये भी आपको हमने कई बार बताया है। इसके बाद भारत में कोरोना के कारण पहली मौतें कहाँ हुई? तो कर्नाटक में हुआ। पहला लॉकडाउन कहाँ लगाया गया? तो राजस्थान में। ये भी बातें आपको याद रखना चाहिए। पहला कर्फ्यू कहाँ लगाया गया? तो पंजाब में कोरोना के कारण कर्फ्यू लगाया गया था, पंजाब में। साथ ही साथ महामारी घोषित करने वाला भारत का कौन सा राज्य था? तो हरियाणा। ये भी आप याद रखिए। तो चलिए, इन सारी बातों को आपको याद रखना है। आप 2020 में गूगल में सबसे अधिक सर्च करने वाला शब्द कौन बन गया है? तो क्वारंटाइन। ये भी आपको याद रखना है, लॉकडाउन के कारण ही। चलिए, अगली बात करते हैं। कहता है कि किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने दी है, घोषणा की है? तो ये किया है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान। मतलब इनका कहना है कि यदि कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत कर आता है तो मैं उसे 3 करोड़ रुपये दूंगा, है ना। यदि रजत पदक जीतता है तो रजत के लिए 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। यदि कांस्य पदक जीतता है तो कांस्य के लिए वो कितना देंगे? 1 करोड़ रुपये, है ना। ये भी आपको याद रखना है, रैंक याद रखना है कि स्वर्ण पदक जो होता है सबसे ऊपर होता है। चले गए। स्वर्ण पदक वरीयता में 1 नंबर पर आता है, फिर आता है रजत पदक, और फिर आता है कांस्य पदक, है ना। तो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। अब चलिए, राजस्थान की बात आई है तो बहुत सारे बातें हम इस पर करेंगे। राजस्थान के अब 3 करोड़। अब ये जान लीजिए सबसे पहले कि स्वर्ण पदक के बारे में थोड़ी बातें जान लीजिए कि स्वर्ण पदक होता क्या है। तो स्वर्ण पदक होता है 60 mm और कितना? 60 mm और 6 mm। 60 mm और 6 mm क्या है? तो 60 mm व्यास वाला वृत्त होगा, ऐसा वृत्त जिसका व्यास कितना होगा? 60 mm। इसकी मोटाई कितनी होगी? तो इसकी मोटाई होगी 6 mm। तो 60 mm व्यास वाला और 6 mm मोटाई वाला
एक सिक्का होता है ना, जिसमें 92.5% 92.5% क्या होता है, रजत होता है, और 6 ग्राम सोना से बना होता है। स्वर्ण पदक जो होता है, स्वर्ण मेडल जो होता है 92% रजत से, रजत मीन्स चांदी से, और 6 ग्राम सोना का बना होता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चांदी में क्या होता है, तो 92.5% रजत होता है ना, रजत पदक 92.5% रजत, इसका भी व्यास और मोटाई उतना ही होता है। जबकि कांस्य पदक पूरा का पूरा कांसा से ही बना होता है। चलिए, ये बात आई। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान की स्थापना कब हुई बताइए? तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान की स्थापना हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। कौन? अशोक गहलोत। इसके बाद आपको जानना है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ये भी है। राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 10 और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 200 है। ये भी आप याद रखिए। चलिए, सबसे पहले जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था कौन? राजस्थान। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? राजस्थान में ही है। अब थोड़ा सा एक बातें और करिए। ओलंपिक की बातें आई है तो ओलंपिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओलंपिक क्या? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। भारतीय ओलंपिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? स्विट्जरलैंड का लोसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो जर्मनी के कौन है? जर्मनी के थॉमस बाक। कौन है? जर्मनी के थॉमस बाक। ये भी याद रखना है आपको। चलिए, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो 2000, आप याद रखिए कि 2021 का ग्रीष्मकालीन 2021 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो 2021 नहीं, ये आपको याद रखना है 2020 ही। 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो में होने वाला है ना। ये कोरोना के कारण एक साल टल गया और 2020 की जगह पर 2021 में होगा, लेकिन आपको 2020 का टोक्यो ओलंपिक ही याद रखना है। तो कहाँ होगा? तो जापान के टोक्यो में। इसकी मतलब क्या मस्कट क्या है? तो इसकी मस्कट है, क्या है? मिराई तोबा और सोमाइटी, है ना। मस्कट कहने का मतलब शुभंकर। तो 2021 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? मिराई तोबा और सोमाइटी। 2022 में तुरंत एक साल के बाद 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल होने वाला है। तो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो चीन के बीजिंग में होगा। कहाँ होगा? चीन के बीजिंग में। और इसका शुभंकर क्या होगा? तो इसका शुभंकर होगा बिंग ड्वेन ड्वेन। क्या? बिंग ड्वेन ड्वेन। ये भी आप याद रखिए। चलिए, इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बन गए हैं राहुल। ये बन गए हैं डॉक्टर संजय कपूर। कौन बन गए? डॉक्टर संजय कपूर। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मतलब अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर संजय कपूर। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं यूपी के। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कोच्चि मंगलूर
यहाँ पर डैश है, कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया? तो कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइप का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, इनके द्वारा किया गया। ये जो है कितनी लंबाई की है? तो 450 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाया गया है और इसका निर्माण वन नेशन वन गैस ग्रिड योजना के तहत किया गया है, जो भारत की सबसे बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना है। अब चलिए इसके बारे में और बातें करते हैं। तो इसके उद्घाटन के समय दोनों राज्य कोचीन माने केरल की कोचीन और कर्नाटक के मंगलूर के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। 450 मीटर लंबी थी। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल उपस्थित थे। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित थे, तो इनकी भी नाम जानना है। तो केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ अहमद, भी याद रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है केरल के? तो पिनरई विजयन। कर्नाटक के कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, है ना। और मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा, ये भी याद रखिए आप। चलिए अब बात आई रक्षा मंत्री की। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि पंकज मित्तल किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? पंकज मित्तल किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब यूटी हो गया है, यूनियन टेरिटरीज में हो गया है 31 अक्टूबर 2019 के बाद, है ना, यूनियन टेरिटरीज। और इस तरह से भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो जो है नए यूनिटी का गठन किया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। और इस तरह से भारत में कुल यूटी कितने हो गए यूनियन टेरिटरीज? तो 8 है कि नहीं। चलिए तो कहाँ के बनाए गए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के। कहाँ के बनाए गए? जम्मू कश्मीर के। अब बात आती है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का जो है मुख्य न्यायाधीश एक ही होते हैं, मतलब सम्मिलित कोर्ट है। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए अब इनको शपथ कौन दिलाया? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? मनोज सिन्हा। किन्हें? मनोज सिन्हा ने इन्हें पद की शपथ दिलाई। इससे पहले कौन थी? तो गीता मित्तल थी। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर मतलब यूनियन टेरिटरीज के रूप में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल थी। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान के 17.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो किस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो एक यह है मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है केरल में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये होता क्या है इको सेंसिटिव जोन। तो जिस क्षेत्र को भी, जिस राष्ट्रीय उद्यान को भी, वन जीव अभ्यारण्य को, किसी को भी जब इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है तो उतना दूरी में ना तो आपको जंगल की कटाई करनी है, न ही पृथ्वी का खनन करना है, और न ही कुछ ऐसे काम करना है जिससे राष्ट्रीय उद्यान को मास लेवल पर क्षति पहुंचे। तो इन सारे पर आपको प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। आप वहां पर इस तरह का कोई भी काम, वन की कटाई, भूमि का उत्खनन और भी कोई नए से निर्माण वहां पर नहीं किया जा सकता है। तो ये मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान के 17.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को किया गया है ऐसा। चलिए और भी दिख रहे हैं आपको। ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। फागपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है मिजोरम में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है मेघालय में। तो इन सारी बातों को आप जरूर याद रखिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का अभी प्रभार किनको है? तो प्रकाश जावड़ेकर को। चलिए तो इतनी सारी बातें आपको करना है।
10वें प्रश्न थे। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त 10 प्रश्नों का एक आज सुंदर क्वेश्चन समाप्त होता है। आप चैनल पर हमेशा बने रहें, साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करते रहें मेरे प्यारे दोस्त। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर कमेंट हमें करके बताइएगा कैसा लगा, और भी मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा आपके लिए। बहुत सारे चीज़ ऐसे कंटेंट लेकर आता हूं कि जो भी क्वालिटी आपको दिया जाए, बेस्ट दिया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।